सीडीपी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीडीपी की कक्षा में हम व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व भिन्नता चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके बारे में, यानी कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट के बारे में पढ़ा था। यानी कि 3 तरह की पर्सनालिटी के बारे में हमने पढ़ा था। इनके क्या ट्रेड्स होते हैं, यानी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कैसे पहचानते हैं, ये सारे फीचर्स हमने देख लिए थे। और विभिन्न परीक्षण भी हमने देखे थे, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कोई बच्चा कौन सी पर्सनालिटी का है। अब जो पर्सनालिटी है उसमें कुछ ना कुछ जैसे गुण है वैसे कुछ दोष भी होंगे। उन दोषों का समायोजन करने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम आज पढ़ेंगे। तो व्यक्तित्व का समायोजन शुरू करते हैं। समायोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम एवं आयोजन। सम का अर्थ है भली भांति यानी अच्छी प्रकार से, और जबकि आयोजन का अर्थ है व्यवस्था करना यानी उचित इंतजाम करना किसी चीज़ का। तो इस प्रकार से समायोजन से तात्पर्य सुव्यवस्था से है, अर्थात अच्छे तरीके से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया है, जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बच्चे कैसे होते हैं? शाय होते हैं, यानी कि बहुत शर्मीले होते हैं। अब जब वो शर्मीले हैं तो आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, हो सकता है कि उनको उसका आंसर पता हो, लेकिन फिर वो बताने में भी शर्माएंगे। या फिर आपने पूछा कि किसी क्वेश्चन का कि किस बच्चे को इसका आंसर पता है, तो उसको आंसर पता होते हुए भी अपने हाथ खड़े नहीं करेगा। तो इस तरह की समस्याओं से हम कैसे उबरें, फिर हम उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको कैसे बाहर निकालेंगे, ये सारे समायोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस बारे में अलग अलग डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं दी गई हैं, आपको 1-2 परिभाषाएं लिखनी हैं। नेक्स्ट, जैसे कि कोलमैन के अनुसार समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है, यानी कि जो भी वो कोशिश करता है। अब विधियाँ क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। विधियाँ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो यानी कुसमायोजन से बचने के उपाय या समायोजन तंत्र की विधियाँ हैं, इनमें से है दमन, प्रतिगमन, उन्नयन, प्रतिक्रिया, क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, विस्थापना, और दूसरी ओर शमन, रूपांतरण, युक्तिकरण, आत्मीकरण, नकारना, दिवा, स्वप्न, आक्रामकता। इन सब के बारे में आइए डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है दमन, यानी कि रिप्रेशन। तो किसी व्यक्ति द्वारा संघर्षपूर्ण स्थिति में अहम या परम अहम को बल पूर्वक अचेतन मन में पहुंचा देना ही दमन है, यानी कि अपनी इच्छाओं को दबा देना ही क्या है, दमन है। फ्रायड ने सर्वप्रथम इस युक्ति का उल्लेख किया था और उनके अनुसार अप्रिय, दुखद और कष्टपूर्वक इच्छाएं स्वतः ही दमित विषय सामग्री के रूप में अचेतन मन में पहुंच जाती हैं। यानी कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है फिर उनका दमन हो जाता है और वो हमारे अचेतन मन में पहुंच जाती हैं। चेतन अचेतन मन के बारे में आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ाया था। कोलमैन ने बताया कि दमन मनोरचना के द्वारा घातक एवं असहनीय इच्छाओं को चेतन मन से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आप उन चीज़ों को याद तो रखते हो लेकिन उतना साफ तरीके से याद नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा है जो कि सपोज सिंगर बनना चाहता था और घर वालों से उसको परमिशन नहीं मिली और वो कुछ और किसी दूसरे करियर में चला गया। तो जब भी वो गाते हुए किसी को देखेगा तो कहीं ना कहीं फिर उसको याद आएगा कि मैं भी ऐसा बनना चाहता था। तो उसने अपनी सिंगर बनने की इच्छा को क्या कर लिया, दबा लिया, लेकिन अचेतन मन में वो इच्छा रहेगी। इसी तरह से सपोज़ कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता था और कुछ घर की ऐसी स्थितियां बन गई जिनके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया जिम्मेदारी के कारण, तो उसका पढ़ने का जो सपना था वो अधूरा ही रह गया। ऐसे में वो हर समय तो उस बात को नहीं याद रखेगा, लेकिन ताउम्र यानी कि पूरी लाइफ उसके अचेतन मन में ये चीज़ मौजूद रहेगी। तो जब भी वो किसी को पढ़ता हुआ देखेगा या नहीं पढ़ता हुआ देखेगा तो उसको समझाएगा कि तुम पढ़ लो, यानी कि वो अपनी इच्छाओं को फिर दूसरों के माध्यम से पूरा होता देखना चाहेगा, क्योंकि उसने अपनी इच्छाएं दमित कर ली हैं लेकिन अचेतन मन में मौजूद रहेंगी। तो आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि दमन की क्रिया में जो इच्छाएं होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं।
एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अब ऑप्शन रहेगा चेतन मन में, अचेतन मन में, या फिर कहीं नहीं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कि अचेतन मन में पहुंच जाती हैं। दूसरा है शमन यानी कि सप्रेशन। शमन का अर्थ है किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपने दिमाग से बाहर कर देना। ध्यान के क्षेत्र से कष्टदायक आवेगों एवं इच्छाओं को सोच समझकर निष्कासित करना शमन कहलाता है। यानी कि दमन क्या है कि समय के अनुसार ऑलमोस्ट वो इच्छा दब गई, जबकि शमन में आपने उस इच्छा को जबरदस्ती दबाया। ठीक है, तो शमन दमन जितना घातक नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी अपनी मर्जी इंक्लूड होती है, आप अपने आप को समझा लेते हो। नेक्स्ट है प्रतिगमन। इसका शाब्दिक अर्थ है पीछे लौटना। गमन यानी जाना, तो पीछे जाना। इस मनोरचना का उपयोग प्रतिबल या दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे परिपक्व व्यवहार से प्रारंभिक या कम विकसित व्यवहार की ओर गमन करना प्रतिगमन कहलाता है। जैसे कि कोई वयस्क है जो बहुत परेशान है, फिर एकदम से वो फूट फूट कर बच्चे की तरह रोने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपने बचपन में लौटा रहा है। या फिर आपके अंदर किन्हीं कारण एकदम से बचपना आ जाना, तो ये क्या है, ये प्रतिगमन का एग्जाम्पल है कि आप फिर से बच्चे होना चाह रहे हो और आप अपनी उन इच्छाओं को फिर से पूरा करना चाह रहे हो, तो ये प्रतिगमन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रूपांतरण। ये मनोरचना मूल अंतर्द्वंद्वों से संबंधित है। इसमें कुंठा के कारण पैदा होने वाली नकारात्मक ऊर्जा शारीरिक रोगों के रूप में प्रकट होती है। मनोविश्लेषण के लिए उपयुक्त इस मनोरचना की बीमारी को पलायन यानी भाग जाना कहा जाता है। इस मनोरचना में दमित विचार गत्यात्मक या ज्ञानेंद्रिय जन्य रोगों के लक्षण के रूप में बाहर निकलते हैं। यानी कि जो भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे उनके थ्रू ये आपके यानी रूपांतरण हो जाता है। आपकी जो कुंठा होती है उसका रूपांतरण हो जाता है और जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे रिलेटेड बीमारियां पैदा हो जाती हैं। रूपांतरण में असफलता के भय के कारण अचेतन मन की सहायता से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं जिनसे असफलता के प्रति सशक्त बहाना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, परीक्षा से पूर्व बुखार आने का बहाना, यानी कि बुखार सच में ही चढ़ जाना, या फिर बहाना। तो क्योंकि आपके अंदर का जो डर था वो डर बुखार के रूप में बाहर आ गया। या कई बार कुछ लोगों का पेट भी खराब हो जाता है, तो ये सारे रूपांतरण के एग्जाम्पल हैं। उन्नयन या उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन। उन्नयन युक्ति का उपयोग मानसिक कलह या संघर्ष की स्थिति में होता है। ऑलपोर्ट ने इससे समाज विरोधी आवेगों को सामाजिक सहमति प्रदान करने वाली युक्ति माना है। ये मनोरचना कुंठित लैंगिक शक्ति का एक साधन है जो उसको आंशिक रूप से प्रतिस्थापित क्रियाओं में परिवर्तित करता है। काम शक्तियों या प्रवृत्तियों का नैतिक या सामाजिक विषयों की ओर प्रतिस्थापन ही उन्नयन कहलाता है। जैसे प्रेम में असफल प्रेमियों का साहित्यकार बन जाना, कवि बन जाना, मतलब इसमें कुछ अच्छा चेंज होता है, पॉजिटिव, अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव रूप में लगा देते हैं, तो ये उन्नयन की क्रिया है। नेक्स्ट है युक्तिकरण। युक्तिकरण में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी कमी को छुपाने के लिए कुछ झूठे तर्क देने लगता है, झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। कुलमैन के अनुसार दोषपूर्ण तर्क के द्वारा गलत व्यवहार को सही ठहराना ही युक्तिकरण है। इस विधि में व्यक्ति किसी बात का वास्तविक कारण ना बताकर ऐसा औचित्य देता है जिसे लोग नकार नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, यानी अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हैं। या फिर एक इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले लो, जैसे आप कहीं किसी शॉप में जाते हो एंड सपोज़ कि आपको कोई कपड़ा पसंद आया जो कि बहुत महंगा है, यानी कि आपकी रेंज के बाहर है, तो आप दुकानदार से क्या कहते हो कि नहीं, कलर पसंद नहीं है, या फिर मतलब आप उसको ये नहीं बताते कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इंस्टेड आप उससे क्या बोलते हो कि पसंद नहीं आ रहा है। यानी कि अपने आप को सही साबित करने के लिए आप सामने वाले में कमी निकाल देते हो, तो इसको ही कहते हैं युक्तिकरण। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण। अंतर्निहित इच्छा के विपरीत व्यवहार करना प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। इसमें व्यक्ति अचेतन मन के ठीक विपरीत व्यवहार करता है, यानी कि उसके अचेतन मन में जो भी है उसके ठीक विपरीत कार्य करता है और उसमें इच्छाओं के दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे धनी नहीं बनने पर गरीबों की प्रशंसा करना,
अभी किसी अमीर के साथ, जैसे आप मुकेश अंबानी के बेटे को ही ले लो, ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, यानी कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। पैसे से क्या है कि उसके पास इतना पैसा है लेकिन वो फिट नहीं हो पा रहा है, वो अपना वेट कम नहीं कर पा रहा है, या फिर और भी कि पैसे से आपको लॉयल्टी नहीं मिलती है, वफादारी नहीं मिलती है। बहुत सारे आपने इस तरह के एग्जाम्पल सुने होंगे। तो जब व्यक्ति रिच नहीं बन पाता, यानी अमीर नहीं बन पाता, तो वो क्या करता है, ये तर्क देता है कि पैसे जो होते हैं वो इतने भी काम के नहीं हैं, पैसों से हम कई चीज़ें हैं जो नहीं खरीद सकते हैं, समय नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि बातें तो सच हैं, लेकिन अपने आप को ये समझाए जाते हैं। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना हुआ, या फिर इस तरह से कुछ चीज़ें। तो हम अपने मन को क्या समझाते हैं कि नहीं, बाहर का खाना नुकसान करता है। या एसी का, लोग बोलते हैं कि एसी पर्यावरण के लिए सही नहीं है। हालांकि ये चीज़ें सही हैं, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो इसकी केयर नहीं करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और जबकि गरीब व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को ये बता करके अपने आप को संतुष्टि देता है, यानी कि खुश करता है। तो इस क्रिया को प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। यानी कि अगर कोई अमीर नहीं बन पाया तो वो बोले कि मैं बनना चाहता ही नहीं, क्योंकि अमीर तो खुश नहीं होते हैं, अमीरों में रिश्ते निभाए नहीं जाते हैं, या फिर और सारी चीज़ें। तो ये प्रतिक्रिया निर्माण का उदाहरण है। नेक्स्ट है आत्मीकरण। दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण करने की कला को आत्मीकरण कहते हैं। कोलमैन के अनुसार किसी प्रतिष्ठित संस्था या व्यक्ति से तादात्म्य स्थापित कर अपने भावनात्मक मूल्यों में वृद्धि करना आत्मीकरण कहलाता है। यानी कि जो हीरो हीरोइंस होते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी हेयर स्टाइल से लेकर के कई चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं आत्मीकरण है। जैसे परीक्षा में असफल छात्र का ये सोचकर खुश होना कि वो बहुत ही योग्य अध्यापक से पढ़ा था। यानी कि कहीं एक चीज़ आपको नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरी चीज़ से खुश हो गए। यही क्या है, आत्मीकरण है। क्षतिपूर्ति, इस विधि में व्यक्ति एक क्षेत्र की कमी को किसी दूसरे में पूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जो पढ़ाई में तेज़ नहीं है तो फिर वो ड्राइंग करके या फिर गेम्स में किसी और चीज़ में अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाएगा। या फिर मान लो, सपोज करो कि कोई अगर दिखने में इतना सुंदर नहीं है, जिसकी पर्सनालिटी बाहर से देखने में इतनी सुंदर नहीं है, या फिर फॉर एग्जांपल आप किसी लड़की का ही एग्जांपल ले लो, सपोज कि वो इतनी देखने में इतनी सुंदर नहीं है, तो फिर वो अपने आप को किसी दूसरे कामों में, जैसे घरेलू काम भी हो सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्किल हो सकती है, जैसे छोटे एग्जांपल ही ले सकते हो, मेहंदी लगाना हो सकता है, या मेकअप करना हो सकता है, या फिर कुछ नहीं तो लोगों की सेवा करना ही हो सकता है। वो किसी ना किसी माध्यम से अपने आप को दूसरे किसी फील्ड में, अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे किसी फील्ड में अपने आप को परफेक्ट दिखाने का प्रयास करेगी। हालांकि ये गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, सबको ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैम कह रही हैं कि नहीं नहीं, जो सुंदर नहीं है वही सेवा करती है, नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर अगर एक कोई कमी होती है तो उस कमी को वो दूसरी जगह कंपनसेट करता है, यानी उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करता है। या फिर आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसकी आंखों में कोई दिक्कत है, या मतलब अंधा हो, या फिर इस तरह से कोई अगर उसको दिक्कत हो, तो आपने देखा होगा कि फिर उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है। तो कहीं ना कहीं तो एक ये है कि एक जगह की कमी से जो बची हुई ऊर्जा है वो दूसरी जगह ज़्यादा यूज़ हो जाती है। एक तो ये साइंटिफिक एग्जांपल हो गया, और दूसरा ये भी है कि व्यक्ति में जब एक कमी होती है तो वो खुद भी दूसरे किसी फील्ड में अपने आप को बेटर करने का प्रयास या कोशिश करता है। तो इस विधि को क्षतिपूर्ति कहते हैं। नेक्स्ट है नकारना। इस विधि में अनचाहे विचारों को नकार कर मानसिक संतुष्टि प्राप्त की जाती है। कोलमैन के अनुसार इस युक्ति में व्यक्ति अवांछनीय वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है, उनको पहचानने से ही इनकार करता है। जैसे खेल में व्यस्त बालक को अपने माता पिता की आवाज़ को अनसुना कर देना, ध्यान नहीं देना, वो बुला रहे हैं लेकिन उसने क्या किया, अनसुना कर दिया। बिल्ली को देखकर कबूतर का आंखें बंद कर लेना। या आप भी जैसे डर जाते हो या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो क्या करते हो आप, कि आंखें बंद कर लेते हो। तो ये सारी, यानी कि आप परिस्थितियों से अपने आप को दूर भाग कर ले जाना चाहते हो, उसको नकारना कहते हैं। प्रक्षेपण,
अपने दोष एवं असफलता को दूसरे पर आरोपित करना प्रक्षेपण कहलाता है। सेमंड्स ने अपने विचार, आवेग, इच्छाओं एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति या बाह्य पदार्थों पर थोपने को सुरक्षात्मक प्रयास को ही प्रक्षेपण कहा है। जैसे परीक्षा में असफल होने पर अध्यापक को और चुनाव में हार जाने पर विरोधियों को दोष देना। हमेशा ही आपने देखा होगा, जब भी चुनाव का रिजल्ट आता है तो क्या बोलते हैं, ईवीएम हैक कर ली गई थी, बेईमानी की गई थी, चीटिंग की गई थी। या आप भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और आपका उसमें सिलेक्शन ना हो पाए, तो अब धांधली हुई या नहीं हुई, लेकिन जिसका नहीं होता वो कुछ ना कुछ या तो ये बोलता है कि मेरा 1-2 नंबर से रह गया, या फिर क्या बोलता है कि परीक्षा में धांधली हुई थी। या छोटे क्लास की बात की जाए तो बोलेगा कि टीचर ही नहीं पढ़ाता है। तो ये सारे यानी अपनी कमियों को दूसरे पर प्रक्षेपित कर देना प्रक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न। इस युक्ति में व्यक्ति अपनी जो इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, फिर उनके बारे में दिन भर वो सपने देखता है खुली आंखों से, यानी कि वो सोचता रहता है और कल्पनाओं में अपनी उस इच्छा को पूरा करता है। इसको कहते हैं दिवा स्वप्न। जैसे प्रेम में असफल प्रेमी कल्पनाओं में ही अपनी प्रेमिका के साथ रहने की खुशी प्राप्त करता है, यानी कि अपने उस दुख को कम करने के लिए। यानी हमारा दिमाग क्या है ना, कि इतना दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं झेल सकता, तो उस दुख को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ मानसिक रूप से प्रयास करता रहता है। और यही प्रयास क्या है, समायोजन है व्यक्तित्व का। तो अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को या अपने दुख को किस तरह से पूरा करते हैं, कल्पनाओं में ही अपने आप को CM DM जो बनना चाहते थे वो बनकर फील कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। या फिर वो किसी दूसरे फील्ड में अपने आप को लगा देते हैं, अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे माध्यम से पूरा करते हैं। तो ये सारे आपके समायोजन के तरीके थे, जिसमें से कि दिवा स्वप्न भी है। अब नेक्स्ट है विस्थापन। इसमें क्या करते हैं कि किसी विचार या वस्तु से संबंधित संवेग यानी इमोशन को किसी अन्य विचार या वस्तु पर स्थानांतरित कर देना। जैसे कार्यालय में अधिकारी से झगड़ा होने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना। मतलब कोई वयस्क व्यक्ति है, अब वो बाहर का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, बाहर का सब फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालता है, अपनी वाइफ पर निकालता है। और फिर वाइफ को जितना भी फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड से मिलता है वो कहाँ निकालती है, अपने बच्चों पर निकालती है। ठीक है, बच्चे किस पर निकालेंगे, तो वो खिलौने या सामान पटक करके या फिर रो करके किसी दूसरे तरीके से अब फिर अपने गुस्से को निकालते हैं। तो इसको विस्थापन कहते हैं, यानी किसी एक जगह के गुस्से को दूसरी जगह निकालना, एक जगह के इमोशन को, जो अपने से सामने वाला पावरफुल है या आप उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हो या आप उसके सामने अपने इमोशंस को नहीं जाहिर करते हो, तो जिसके सामने आप जाहिर कर सकते हो उसके सामने ही फिर आपका वो इमोशन निकलता है। ठीक है, जैसा लोग बोलते हैं ना कि व्यक्ति जिससे ज़्यादा प्यार करता है उस गुस्सा उस पर ही ज़्यादा करता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिससे ज़्यादा प्यार करता है, जिस पर अधिकार समझता है, तो उसको लगता है कि मैं इसके सामने अपने कोई भी इमोशन को दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ पर अधिकार समझता है और वाइफ यानी कि एक औरत अपने बच्चे पर ज़्यादा अधिकार समझती है, तो वो गुस्सा उधर ही निकलता है, यानी विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस। इस युक्ति में व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति को ही क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है। अब जैसे अब कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके अभी बीवी बच्चे भी नहीं हैं, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो आक्रामक ज़्यादा होता है। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद लोग उतने आक्रामक नहीं रह जाते हैं या थोड़े सुधर जाते हैं हमारी भाषा में। तो कारण क्या है कि अब उसे अपने इमोशंस को निकालने के लिए कोई मिल चुका होता है। स्पेशली बच्चे होने के बाद तक लोग काफ़ी शांत हो जाते हैं, जबकि कम एज में एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनके पास अपने इमोशंस निकालने के लिए कोई पर्टिकुलर बंदा या बंदी नहीं होता है। तो ऐसे सेंस में वो सामान पर या जहाँ गुस्सा आता है वहीं पर गुस्सा निकाल देते हैं, और इस ट्रेट्स को आक्रामकता बोला जाता है। अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, ठीक है, और क्रोध प्रदर्शन करने लगता है। चलिए अब व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ अगर परिभाषा हम देखें तो व्यक्तित्व भिन्नता एक स्वाभाविक गुण है, यानी कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं रहेंगे,
एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, इसको ही हम व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। इस बारे में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है, जैसे कि टाइलर के अनुसार शारीरिक आकार एवं संरचना, बुद्धि, रुचि, मानसिक क्षमताएं व्यक्तित्व के लक्षणों में मापने योग्य विभिन्नताओं को व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। स्किनर का देखेंगे, व्यक्तित्व भिन्नताओं के अध्ययन में संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा कोई भी पहलू सम्मिलित कर सकते हैं जिसका मापन किया जा सकता है। यानी कि रंग रूप में भी, सोच में, बुद्धि में, क्षमता में, हर तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान यूनिक है। वैसे तो पर्सनालिटी के 3 ही टाइप हैं, लेकिन वो सब में सेम नहीं होते। वो तो एक कुछ कॉमन क्वालिटीज़ हैं कि जो इसमें होंगी, तो हमने उसको बांट दिया कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या एम्बिवर्ट है। लेकिन सब ऐसा नहीं कि एक कोई इंट्रोवर्ट कोई एक पर्सन है ए और दूसरी ओर बी, ये भी इंट्रोवर्ट है, तो ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल सेम होंगे, कुछ क्वालिटीज़ मिलेंगी। यानी कि इंट्रोवर्ट है तो दोनों ही शर्मीले होंगे, अपनी बात रख नहीं पाएंगे, तो ऐसी कुछ क्वालिटीज़ जो आपने पढ़ी थी वो सिर्फ कॉमन होंगी, बाकी सारी चीज़ें अलग होंगी। सोचने की क्षमता, या फिर शर्मीले भी हैं तो मान लो ए थोड़ा कम शर्मीला है, बी ज़्यादा है, या फिर ए किन चीज़ों में शर्माता है, बी किसी दूसरी चीज़ों में शर्माता है। तो इस हिसाब से हर इंसान यूनिक है। यही हमारी व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती है। अब किन किन आधार पर हम देखते हैं, तो पहला तो है अंतः व्यक्तित्व भिन्नता, यानी कि व्यक्ति का अपनी 2 योग्यताओं में भिन्न होना समझा जाता है। जैसे किसी बालक में मूर्त बुद्धि है और सामाजिक की तुलना में अमूर्त बुद्धि की मात्रा अधिक हो सकती है। ये इस बुद्धि के बारे में भी हमने डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। शील गुणों का परस्पर संबंध, यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता की मुख्य विशेषता ये है कि व्यक्ति अपने जो उसके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं उनमें कैसे संबंधित हैं। जैसे कोई बालक की बुद्धि तीव्र है तो उसकी शैक्षणिक उपलब्धि भी अधिक होगी, यानी दिमाग तेज़ है, याददाश्त तेज़ है, पढ़ने में तेज़ है, तो फिर जाहिर सी बात है वो क्लास का टॉपर होगा, या फिर एटलीस्ट तो मेरिट लिस्ट में आता ही होगा। विभिन्नता, इसका तात्पर्य है कि किसी समूह के सभी व्यक्तियों का शारीरिक, मानसिक, शील गुणों में मात्रा का अंतर होना। कोई भी शील गुण किन्हीं 2 व्यक्ति में समान मात्रा में नहीं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कोई एक दो पर्सन है जो शर्मीले हैं, तो किन किन फील्ड्स में शर्मीले हैं ये दोनों में डिफरेंस होगा, और कितने लेवल के शर्मीले हैं इसमें भी डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि जितना ए शर्माता है बी भी उतना ही शर्माएगा, भले दोनों इंट्रोवर्ट हों। और ऐसा भी नहीं कि अगर सपोज इसको गाना गाने में शर्म आती है तो हो सकता है कि इसको डांस करने में शर्म आती हो, या लोगों से बात करने में भी शर्म आती हो। तो इस हिसाब से इनमें अंतर होता है। सीखने की जो दर होती है वो अलग होती है। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता, यानी कि बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। इस दृष्टिकोण से बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी की औसत बुद्धि हो सकती है और किसी की तीव्र बुद्धि या मंद बुद्धि, यानी कि आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू लेवल हर इंसान का डिफरेंट होता है। सामान्यता, इसका आशय यह है कि किसी समूह के बहुत थोड़े लोगों में कोई योग्यता बहुत अधिक हो सकती है और किसी में, जैसे आप कॉमन सेंस कोई ले लो, तो किसी एक में जितना कॉमन सेंस है उतना दूसरे में भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब में अलग होता है। ऐसा बोलते भी हैं कि कॉमन सेंस इज द सेंस विच इज़ नॉट कॉमन इन ऑल। धारणा की भेदीय दर, यानी कि सोच अलग अलग होती है, अलग अलग धारणाएं बनाते हैं लोग। विकास का भी जो दर है वो भी अलग होता है। और विकास और वृद्धि के बारे में भी आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में बता चुकी हूँ। उसी तरह से वंश परंपरा और वातावरण का प्रभाव, इस हिसाब से 38 शील गुण होते हैं। जैसे हम तो 36 गुण बोलते हैं, तो 38 गुण क्या होते हैं, शील गुण होते हैं, जो कि अनुवांशिक होते हैं और बाकी के अर्जित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ही बालकों में व्यक्तित्व भिन्नता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि कितने शील गुण वंशानुगत या अनुवांशिक होते हैं, तो 38 होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। अब कल हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व भिन्नताओं के प्रकार, और पिछली सभी वीडियोस को रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। इसके बाद चैप्टर एंड होने के बाद आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे, तो आपको क्लास रेगुलर अटेंड करनी है।